टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ सारी एक साथ कल शाम तक या मंडे को आपको मिल जाएंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, बिना कहे कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको सेशन पसंद आएगा। हाँ बताया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए। जो 15 क्वेश्चन है प्योर, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, वो पेडागोजी के हैं, ठीक है ना। किसके हैं? शिक्षण शास्त्र के हैं, कि आप ईवीएस पढ़ाएंगे कैसे, ये पूछेगा आपसे। और ये आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ी हुई है। 15 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता इस पेपर में, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस कहां से करें? प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर को आधार बना के ऐसे क्वेश्चंस जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक लगे उनको करते जाओ। नहीं तो 6th 7th 8th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ लो, ज्यादा समय है तो। एक दो क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आ भी गए, ये जरूरी नहीं है हर बैच में ही आए, कई बैचेस में सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में ऐसे 2 4 6 क्वेश्चन डाल दिए, है ना। किसी में मैप का तो क्वेश्चन आता है जनरली, लेकिन इस सेट में नहीं है। इन 30 क्वेश्चंस में ना मैप का क्वेश्चन, ना ट्रेन का क्वेश्चन, ना डायरेक्शन का क्वेश्चन, जबकि इन्हीं 3 टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। कल्याणी क्या कह रही है? कल्याणी की सुन लेते हैं। कल्याणी shows experiment using globe and explains her class 5 students that part of the earth facing the sun has day and the part of the earth away from the sun has night। भाई कल्याणी एक टीचर हैं। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है ईवीएस की, मैराथन सेशंस किए हुए हैं, उतना देख लो, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके अलावा जो पढ़ना है सिर्फ प्रीवियस ईयर को आधार बना के पढ़ना है, ठीक। 3rd to 5th की एनसीईआरटी ईवीएस की। कल्याणी शोज एक्सपेरिमेंट यूजिंग ग्लोब। तो कल्याणी एक टीचर है, वो ग्लोब पे बच्चों को दिखाती है कि जहां पे सन को फेस कर रहा है आपकी जो अर्थ है, जहां पे सूरज है वहां दिन होगा, जहां सूरज नहीं फेस हो पा रहा है या उस समय पे नहीं अवेलेबल तो वहां रात होगी, ठीक है दीपशिखा। तो अगर हम बात करें, आयशा पूछती है, जो कि एक बच्चा है, आयशा वॉज fascinated by this. She asked if we start walking and keep on moving in that direction, can we find night? यानी जिधर रात है, जहां पे सन नहीं है, अगर उस डायरेक्शन में मूव करना, उस दिशा में चलना शुरू कर दें तो क्या हमें रात मिल जाएगी? In which direction will we meet night? किस डायरेक्शन में मिलेगी? All the students laughed. What should be the response of कल्याणी? सभी बच्चे इस बात को सुनकर के हंसते हैं कि अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करते हैं तो क्या हमें रात मिलेगी, और किस दिशा में मिलेगी? बच्चे हंसते हैं कि हाँ ऐसे थोड़ी होता है, कब तक कहां तक चलोगे। कल्याणी की प्रतिक्रिया, यानी एज अ टीचर आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? तो अगर हम बात करते हैं, उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। आपको हिटलरशाही नहीं करनी, आपको डिक्टेटर नहीं बनना, कंस्ट्रक्टिविज्म का पालन करना है, रचनावाद का, जिसमें टीचर फैसिलिटेटर है, बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है आपने बता दिया बच्चे मुंह बंद करके बैठ जाएंगे, रिस्पॉन्स तो आएगा ही, प्रतिक्रिया तो आएगी ही, ठीक है ना। क्लियर है बात? हाँ देखो, एसके ऑफिशियल को एंटरटेनमेंट चाहिए, मूवी देख लो यार जाके, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? देखिए, शी शुड एक्सप्लेन दैट, इनफ बातचीट, मजेदार बातें हम करते रहते हैं। अब क्या क्या चाहते हो, मतलब क्या अनारकली को बुलाएं यहाँ, क्या क्या चाहिए? देखिए एक बार, she should explain that this is not possible since that part of earth will be very far। मतलब इतना बढ़िया फ्लो बना हुआ है, मस्त क्वेश्चंस कर रहे हैं, 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, किसी को तो मजे नहीं आ रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो अब क्या मतलब क्या करवाएं? यहाँ डांस परफॉर्मेंस लगवा दें? हैं? पढ़ाई पे फोकस नहीं करना है। इतने लोग यहाँ 15,000 लोग रात को 10:15 बजे जुड़े हुए हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, पोल में आंसर कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मजे नहीं आ रहे हैं। आपके मजे के लिए हम क्या करें यहाँ पे? देखिए एक बार, शी शुड एक्सप्लेन दैट दिस इज नॉट पॉसिबल सिंस दैट पार्ट ऑफ अर्थ विल बी वेरी फार। यानी उसे यह समझना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा, यानी उसको इम्पॉसिबल मान लेना चाहिए। या फिर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या कहता है? शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, यानी उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए कि भैया खुद से तलाश करो इस सवाल की, जाओ आज घर पे जाके इंटरनेट पे सर्च करना, माँ बाप से पूछना, आसपास देखना, किसी किताब से पढ़ना, बच्चे को एक्टिव रखना है, ठीक। शी शुड टेल दैट टुडे दे विल स्टडी ओनली द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट एंड डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास। भैया इससे बढ़िया है कि आप बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए कहते हैं, अगर नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है तब भी बच्चा यदि खुद से एक्टिविटी करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, करके सीखेगा, तो क्या बुराई है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, और बैक टू बैक सेम कमेंट कर रहे हैं, ठीक। तो कुछ लोगों को नहीं पढ़ना होता जनरली, अगर सीरियसली किसी को मजा ना आए तो बात अलग है, बट जिसको मजे ऐसे करने हैं तो क्या ही कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निदा इज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। तो निदा एक बच्ची है, उसको पनिशमेंट मिलती है, दंड मिलता है क्योंकि वो लेट आ रही है क्लास में रोज। हर टीचर आस्क्स व्हाई शी केम लेट व्हाइल हर ब्रदर कम्स ऑन टाइम। टीचर ने पूछा भाई तुम्हारा भाई जो है निदा, वो भी इसी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, अंशु कह रही है मजा आ गया क्लास में पढ़ के, हम डांस कर रहे हैं, आ जाओ इधर पढ़ने पे वापस से। पूरा फ्लो खराब कर देते हैं, एक कमेंट आएगा और गलती से अगर नजर चली जाए। देखिए
तो निदा इज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट टू स्कूल डेली। निदा लेट आती है जबकि उसका भाई सेम कक्षा में पढ़ता है या सेम स्कूल में पढ़ता है, वो समय पे आ जाता है। अब टीचर ने पूछा भैया तुम्हारा भाई तो जो है टाइम पे आ जाता है, तुम कहां रह जाती हो खेलती कूदती। She says that her mother tells her that sweeping, mopping, looking after household and other home chores are the responsibility of girls। तो निदा बताती है कि मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर के काम करना, घर की देखभाल करना ये लड़कियों का काम है, तो वो एक्स्ट्रा काम करके आती है, इसका मतलब घर पे, इसलिए लेट हो जाती है। भाई को कुछ करना नहीं है, वो भाई साहब अपना आ जाते हैं समय पे, ठीक। Hence she completes all her household work due to which she gets late। इसलिए वो लेट हो जाती है क्योंकि घर का काम करके आती है, कंप्लीट करके आती है। What will you do if you are निदा's क्लास टीचर? यानी अगर आप निदा के क्लास टीचर हैं तो आप क्या करेंगे एज अ क्लास टीचर? Tell निदा to rise early so that she can complete all her work and come school on time। जनरली तो यही होता है हमारे देश में, हम कहते हैं बेटा थोड़ा जल्दी उठ के आ जाया करो। अगर आप देखेंगे रियल ग्राउंड्स पे जाकर के कि जल्दी उठ के आ जाया करो, जब तुम्हें काम करना ही है, पता ही है, तो सुबह जल्दी उठ जाया करो। लेकिन यहाँ मुद्दा कुछ और है, एज अ टीचर हमें पहले उसको एड्रेस करना है, ये बाद की बातें हैं। टॉक टू निदाज मदर एंड टेल हर टू हेल्प हर कम टू स्कूल ऑन टाइम। यानी निदा की मम्मी से बात करेंगे और उसे कहेंगे कि भैया इसको टाइम पे आने के लिए सहायता करो। यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दिख रही है, हमें लिंग रूढ़ी बद्धता दिख रही है, तो पहले उस मुद्दे को उठाना या चर्चा में लाना जरूरी है, बाकी बातें जो हैं वो बाद की हैं। नहीं मानेंगी माता जी तब क्या करेंगे? सी ऑप्शन है, टेल निदा दैट लुकिंग आफ्टर हाउसहोल्ड एंड होम चोर्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। यानी आप बच्ची को कहेंगे निदा को कि सबका काम है, ये तो घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका ध्यान रखना, जो कि गलत नहीं है, बट सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होगा वो चूज करना है। डी ऑप्शन है, अरेंज अ क्लासरूम डिस्कशन एंड आस्क स्टूडेंट्स अबाउट whose responsibility it is to look after household। यानी कक्षा में चर्चा का आयोजन करते हैं आप और विद्यार्थियों से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ये सिर्फ निदा की प्रॉब्लम नहीं है, ये समाज की समस्या है और कहीं ना कहीं अलग अलग बच्चों को ये चीज फेस करनी पड़ रही होगी और इस चीज पे हमें उन्हें अवेयर कराना है, चर्चा करानी है क्लास में। डायरेक्ट आंसर्स नहीं दे देने होते, बच्चे को उत्तर तक पहुंचाना होता है। डिस्कशन से क्या होता है, बच्चे की थिंकिंग स्किल्स बेटर होती हैं, रीजनिंग स्किल्स बेटर होती हैं। डिबेट्स इसीलिए तो होती हैं, डिस्कशन इसीलिए होते हैं, और हम डिबेट्स और डिस्कशन को बहुत बुरा मानते हैं, है ना, जनरली। अरे उल्टा जवाब दे रहे हो, है ना, पापा से ऐसे बात कैसे कर दी, जबकि नॉर्मल बच्चा एक सिंपल सवाल पूछ रहा होगा, एक डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन पिताजी तो है हिटलर, या टीचर की भी स्थिति वैसी सी है हमारे समाज में। तो जबकि चर्चा होना एक नॉर्मल बात है कि आप चर्चा करेंगे तभी तो समझ बेटर होगी दोनों तरफ से। तो पहले हम चर्चा कराएंगे, बाद की बातें हैं बाकी जितनी भी हैं वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। पहले क्लासरूम में चर्चा होनी चाहिए, हो सकता है उसके भाई को भी समझ आ जाए, बाकी बच्चे भी घर में नए नए चीजें निकल करके आए और फिर बाद में आप बात भी कर सकते हैं इफ नीडेड। तो सबसे पहले चर्चा जरूरी है, क्योंकि ये एक अपने आप में टॉपिक है, आपको पता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जिस पे चर्चा होनी चाहिए। डिस्कशंस एक बहुत अच्छा तरीका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? इन एन ईवीएस क्लासरूम टीचिंग एड्स शुड बी। अभी इतने आसान सवाल हैं पेडागोजी के कि अगर आपने अच्छे से सीडीपी पढ़ी है, आप रिजॉल्व मतलब इनको ऐसे मिनटों में सॉल्व कर देंगे, है ना, मिनट्स में, ठीक है जी। ए ऑप्शन क्या कहता है समझिए। कोई कह रहा है मम्मी कहेंगी लड़कियों को पराया घर जाना है, पढ़ना और काम सीखना जरूरी है। ये तो ये निशा का पानी नहीं पी पा रही है वो इस चक्कर में, ये बात सुन के, है ना। मतलब ये इतना समाज ने कंडीशनिंग कर दी है ना कि बहुत ही नॉर्मल लगने लगती हैं चीजें एक टाइम के बाद। चलिए आइए, खैर आप अपना घर ले लीजिए, पराया घर नहीं जाना पड़ेगा। मजाक कर रही हूँ, आ जाओ इधर। इजीली अवेलेबल एंड फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए, टीचिंग एड्स को कैसा होना चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो जाएं, आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त किए जा सकें। हाई डेफिनेशन 3D मूवीज ओनली। तो भैया इस देश में जो कि विकासशील देश है, या हर जगह दुनिया में हर कोने में तो 3D मॉडल तुरंत अवेलेबल हो, इतने रिसोर्सेज तुरंत अवेलेबल हो, महंगी टीचिंग एड्स अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है। टीचिंग एड क्या होते हैं? वो शिक्षण सहायक सामग्री जिसके माध्यम से हम टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर दिखा दी, मैंने आपको एक चार्ट दिखा दिया, मैंने आपको एक मूवी दिखा दी, मैंने कोई एक्टिविटी करा दी, कोई मॉडल आगे प्रेजेंट कर दिया, ये सब टीचिंग एड है, ठीक। ऑलवेज बेस्ड ऑन यूजिंग वन ऑफ द सेंसेस ऑफ लर्नर्स। याद रखिएगा, वन सेंसेस नहीं, जितना हो सके मैक्सिमम जो आपके 5 सेंसेस है ना, देखना, सुनना, टच, फील, इन सबको, जितने बच्चे की ज्ञानेंद्रियां जितनी ज्यादा इन्वॉल्व होंगी उतना अच्छा सीखेगा। अगर आप उसको सुना भी पा रहे हैं, दिखा भी पा रहे हैं, कोई एक्टिविटी भी करा पा रहे हैं तो सबसे बेहतर है। जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं उतना बेहतर लर्निंग होने वाली है। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया।
डी ऑप्शन है ऑलवेज एक्सपेरिमेंट बेस्ड। भैया हर चीज पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है ना, हर चीज पे फील्ड विजिट नहीं कराई जा सकती। बच्चे को मार्स थोड़ी लेके जाएंगे, अगर बात करनी है मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा रहे हैं तो मार्स ले जाएं। हर चीज के बारे में ना फील्ड ट्रिप हो सकती है ना हर चीज का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट खतरनाक होते हैं और किस एज का बच्चा है उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे। ठीक है जी। रजत कह रहे हैं कि मैम मैं अपने घर पे डेली झाड़ू पोछा लगाता हूँ। कितने अच्छे व्यक्ति हैं रजत आप, है ना। हाँ ऐसे भी कई लोग होंगे, सभी स्टीरियोटिपिकल नहीं है, जो चाय वाय भी बना देते होंगे, उनकी बहनें जो हैं वो कहती होंगी आज चाय तू बनाएगा बेटा, आई मीन भाई तो बना देते होंगे बेचारे। क्या ठीक है देवी, इसी घर में रहना है। अगर हम बात करें इजीली अवेलेबल एंड फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, ये बेस्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि सारे हर दिन आप क्या है एक्सपेरिमेंट, हर चीज पे ऑलवेज एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकते। एक्सपेरिमेंट के लिए देखना होता है कि क्या टॉपिक है और किस चीज पे एक्सपेरिमेंट कराना चाहिए। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ें। और हर जगह पर आपका जो है वो 3D मॉडल भी अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है। तो सबसे बढ़िया है जो भी चीजें आसपास अवेलेबल हो, आपके इजीली अवेलेबल हो, इंडिजीनियस बोलते हैं इनको। एक क्वेश्चन इस पे भी पहले पूछा जा चुका है। इंडिजीनियस मतलब जो लोकली आप अवेल कर सकें, जिन चीजों को जो आसपास के स्थान में अवेलेबल हो, इंडिजीनियस टीचिंग एड्स होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। फटाफट से बताइएगा मैडम पोल। Which of the following is the most important component of environmental studies in primary classes? यानी EVS में प्राइमरी क्लासेस यानी कक्षा 1 से 5, उम्र क्या होगी बच्चे की 6 से 11 वर्ष, ये पता होनी चाहिए 2-3 चीजें। ठीक, तो एनवायरमेंटल स्टडीज होता है, एनवायरमेंटल साइंसेज नहीं होता क्लास 1 से 5 में। ठीक, अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, अवधारणा निर्माण की, तो ये क्या होगा हैबिट फॉर्मेशन, यानी बच्चे में कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने चाहिए ईवीएस की क्लास में। हैबिट यानी उसकी आदत पड़ जानी चाहिए, उसको सूचना से भर देना चाहिए। जॉय ऑफ एक्सप्लोरिंग, यही बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, मजा आना चाहिए सीखने में। लेकिन कई लोग मजे की फॉर्म में कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो मतलब एंजॉय कर पाए, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे। क्योंकि प्राइमरी लेवल का बच्चा नया नया स्कूल आया, वो इतना एक्टिव होता है, उसको वैसे भी प्ले वे मेथड के थ्रू हम सिखाना पसंद करते हैं, जिससे वो खेल खेल में सीख सके। तो जॉय ऑफ एक्सप्लोरिंग यानी खोजने का आनंद, मतलब उसको मजा आए, वो एक्सप्लोर करे। उसको कहो अच्छा बेटा कल अपने आसपास देखना कौन से पेड़ की पत्तियां जो हैं वो उनका क्या साइज होता है, क्या शेप होती है ना। आसपास की चीजें आप उसको ऑब्जर्व करने के लिए कहो, उसको आप एक्सप्लोर करने को कहो, एनवायरमेंट को वो अन्वेषण करे, खोज करे उसमें। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप फॉर्म हो जाएंगे। हैबिट भी जरूरी, हैबिट्स फॉर्म हो जाएंगी, इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो सबसे जरूरी बच्चा सबसे ज्यादा जहां एक्टिव है वो सही उत्तर है, और सबसे ज्यादा एक्टिव है सी ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, फिर इसके बाद हमारे 10 सवाल और बचेंगे आज के लिए। जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्या है क्वेश्चन ने, क्या पूछा है, देखिए जल्दी से। Which of the following statements are the correct explanation of an activity? यानी निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं। कोई कह रहा है साइड हो जाओ, ये समस्या हमारे स्कूल से आज तक बनी हुई है। चलिए हो जाते हैं। देखिएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एक्टिविटी। एन एक्टिविटी इज अ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एक्ट। यानी गतिविधि कहेंगे किसको, गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या ढूंढनी है। सी ऑप्शन कह रहे हैं 81% लोग, यानी ये वाला। चलो चेक करते हैं। बात तो सही है, गतिविधि जो है वो शारीरिक हो सकती है, समाज में ग्रुप में मिलकर कर सकते हैं आप। मेंटल एक्ट हो सकता है, यानी आप बैठ के कुछ सोच रहे हैं, वो भी एक गतिविधि है ना। आप सोशली ग्रुप में जाकर के कुछ काम कर रहे हैं, वो भी एक एक्टिविटी है। बच्चे को ग्रुप में इन्वॉल्व करा रहे हैं, पौधे लगवा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है, कोई भी आप दौड़ लगा दी बच्चे ने, वो भी फिजिकल एक्टिविटी, यानी वो भी एक्टिविटी है। तीनों एक्टिविटी है। बात तो सही है, ट्रू है ये बात, यानी सत्य है। बी ऑप्शन है एक्टिविटी इज सूटेबल फॉर प्राइमरी क्लासेस एंड डिफिकल्ट फॉर हायर क्लासेस। क्यों भैया, प्राइमरी क्लासेस के लिए भी अच्छी एक्टिविटी और हायर क्लासेस के लिए भी, ये डिपेंड करेगा आप कैसे प्लान कर रहे हैं। बाय एक्टिविटी द सिलेबस कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब ये ही तो समस्या है ना, हम देखते हैं देश भर में कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हम ठीक से नहीं पढ़ा पाते कई बार। तो ये तो गलत बात हुई। एक्टिविटी, ये सिलेबस कंसर्न नहीं होना चाहिए, अच्छे से सीखना कंसर्न होना चाहिए कायदे में तो, बट इस चीज में बहुत सारा हमारा सिस्टम जो है वो फेल होता है। एक्टिविटी इज द प्रोसेस टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड हेल्प्स इन लर्निंग। यानी गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है, जो आप अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, करके सीखते हैं। बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग होती है और लर्निंग में आपको मदद मिलती है। तो ए और डी इज द ओनली राइट आंसर, क्योंकि ए और सी हो नहीं सकता, क्योंकि बी और सी गलत है यहाँ पे। तो ए और डी ही बचता है, यानी सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे मैडम, पोल लगा दो जरा। क्वेश्चन नंबर 21। राहुल का साबुन स्लो है मुझे लगता है। देखिए तुम्हारा भी साबुन स्लो ही है, अभी तक तो गया नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। यानी
कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सही है, किसके बारे में, प्रयोग के बारे में, एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में। पहला ऑप्शन है रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी गिवन इन द टेक्स्ट बुक सो दैट स्टूडेंट्स कैन वेरीफाई, यानी प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सके। यानी आप देखते हैं ना बुक में बीच में क्या होता है, एक हेडिंग डाल करके चैप्टर चल रहा है, मान लो ईवीएस है या आजकल तो बहुत सारे एनसीईआरटी में लगभग आपको हर सब्जेक्ट में मिल जाएगा, तो एक बीच में बॉक्स बना हुआ मिलेगा, है ना। अब इसमें वो थिंक वाले क्वेश्चन डाल सकते हैं या एक क्वेश्चन पूछ लेगा या कोई एक्सपेरिमेंट दे देगा अगर साइंस का है या ईवीएस का सब्जेक्ट है आपका, कि ये करके देखो, है ना। दो क्या होती है वो चुंबक यानी मैग्नेट्स को पास में लाके देखो, या मैग्नेट से आयरन के आसपास कुछ करके देखो क्या होता है। तो उसमें जवाब नहीं होता जनरली एक्सपेरिमेंट में, उसमें आपको टास्क दिया जाता है। तो यहाँ पे बात चल रही है कि क्या जो ये एक्सपेरिमेंट है इसका उत्तर बुक में दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे वेरीफाई कर दें, या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं दिया जाना चाहिए। रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स मस्ट नॉट बी गिवन इन द टेक्स्ट बुक सो दैट स्टूडेंट्स देमसेल्व्स कैन ऑब्जर्व, इंक्वायर एंड जनरलाइज, यानी बच्चे खुद से ऑब्जर्व करें, करके देखें वो चीज। अगर रिजल्ट दे दिया तो बहुत सारे बच्चे करके ही नहीं देखेंगे। बात तो सही है। 9 बजे डेली हो रही है भाई क्लास, मंडे टू सैटरडे ही मान लो, बट मैं नेक्स्ट सैटरडे से कोशिश करूंगी छुट्टी रखूं, मंडे टू फ्राइडे रखेंगे। रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय टीचर्स सो दैट स्टूडेंट्स कैन वेरीफाई, यानी रिजल्ट मिलने चाहिए। अब इसमें दो चीजें हैं, आप लोग देखते हैं क्या सही उत्तर दे रहे हैं। 33% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं देने चाहिए। यहां पे बात ये निकल के आती है बी और डी ऑप्शन सही है। बी और डी में हुई है ना ये बात, मस्ट नॉट बी प्रोवाइडेड बाय टीचर्स सिंस एक्सपेरिमेंटेशन इज अबाउट ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एंड जनरलाइजेशन। भाई प्रयोग, बच्चा साइंटिस्ट बनेगा क्यों, प्रयोग क्यों करेगा अगर आपने पहले उत्तर दे दिए उसको खुद से ऑब्जर्व करने दीजिए, अवलोकन करने दीजिए, उसको इंक्वायरी करने दीजिए। तो बी एंड डी इज द राइट ऑप्शन, जो कि है बी ऑप्शन। चलिए, बात सही है या नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 22, 22वां सवाल फटाफट से करेंगे। मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग शेप्स एंड कलर्स ऑफ लीव्स, यानी पत्तियों की जो शेप है, उसका आकार है, प्रकार है और रंग है, उसको सुनिश्चित करने के लिए एंड फ्लावर्स इन एन ईवीएस क्लासरूम कैन बी, यानी एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है। यानी अगर आप फूल पत्ती के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कौन सा तरीका बेहतर या बेस्ट होगा। पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग डिफरेंट कलरफुल पिक्चर्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स टू स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को अलग अलग रंग के फूल पत्ती प्रोवाइड करा दो, दे दो, बच्चे को खुद से मत कुछ करने दो, है ना, ये सही तरीका है। या फिर और फूल पत्ती तोड़ के और ले आओ, डेली करा देंगे, डोंट वरी, ऑनलाइन मिल जाएगी क्या मुझे लेट्स लर्न की टी-शर्ट। पूजा, ये बहुत लोगों का सवाल रहता है, जल्दी ही आपको इसके बारे में भी कुछ निकालेंगे सॉल्यूशन, अभी तो हमें ही मुश्किल मिल पा रही है। इन्वॉल्विंग देम इन ड्राइंग एंड यूजिंग देयर क्रिएटिव स्किल्स, यानी छात्रों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना और उनके सृजनात्मक कौशलों का उपयोग करना, यानी ड्राइंग करके और वो खुद से बनाएं। डिजाइनिंग अ टास्क इन्वॉल्विंग लर्नर्स टू एक्सप्लोर प्लांट्स एंड ट्रीज, थॉरोली रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट्स, रिपीटेशन रटंत विद्या हो जाएगी। सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है बच्चा, सबसे ज्यादा एक्टिव है सी ऑप्शन में, बी कह रहे हैं कई लोग, ड्राइंग करना। देखो ड्राइंग से ज्यादा एक्टिव बच्चा ये नहीं होगा जब वो रियल में इन्वॉल्व करेंगे आप उसको एक टास्क में जिसमें वो प्लांट्स और ट्रीज को एक्सप्लोर करेगा, मतलब आसपास के जो पौधे और पेड़ हैं उनमें अन्वेषण करेगा। दैट मींस उनको देखेगा कि इस पेड़, ये पेड़ है, इसकी पत्तियां ऐसी हैं, ये वाला पौधा है छोटा, इसकी पत्तियां ऐसी हैं, इस रंग की हैं। तो वो ज्यादा एक्टिव होगा जब वो एनवायरमेंट में एक्चुअल में ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा एक्टिव ड्राइंग बनाने में नहीं है, जब वो रियल में देखेगा उस चीज को, उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसके बाद आप ड्राइंग बनवा लो। क्वेश्चन नंबर 23 है, भीम आस्क्ड हिज गार्डनर व्हाई फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर कलर्ड व्हेन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन, यानी जो पत्तियां हैं एक पेड़ की वो तो होती हैं हरी, लेकिन जो आपके फ्रूट्स हैं, वो जो फल है, मान लीजिए सेब का पेड़ है तो वो तो आपका ग्रीन होंगी उसकी पत्तियां मान लीजिए, लेकिन जो फल है वो किसी और रंग का आता है। इसके पीछे रीजन क्या है। विच प्रोसेस स्किल्स आर एग्जिबिटेड बाय भीम, तो भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रोसेस स्किल्स साइंस में और ईवीएस में यूज होती हैं। प्रोसेस स्किल्स बेसिकली एक तरह की आपकी थिंकिंग स्किल्स हैं जिसमें आप प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, अपनी समझ को बेहतर करते हैं प्रोसेस स्किल्स के द्वारा, है ना। अभी आप पोल में जवाब देंगे, मैं आपको प्रोसेस स्किल्स के द्वारा, इसमें यानी एक तरह के चिंतन कौशल हैं आपके, जिसमें आपको चिंतन भी लगेगा, जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन भी लगेगी, है ना।
किस क्या क्या हो सकते हैं ये ऑब्जर्वेशन, कि आप आसपास के एनवायरनमेंट में बच्चे की ऑब्जर्वेशन बेहतर हो, वो आंख बंद करके ना जीता रहे, अपने आसपास की चीजों को लेके अवेयर हो, इन्फर कर सके। इन्फरिंग क्या होता है? इन्फरिंग होता है बेसिकली आपका अनुमान लगा सके, या मैं कहूं कॉन्क्लूजन पे आ सके कि इसका मतलब ये हुआ, निष्कर्ष पे आ सके। प्रिडिक्टिंग होता है अनुमान लगाना किसी चीज को देखकर कि भाई आज बारिश होगी, ये भी क्या है, आप बादल को देख के अनुमान लगा पा रहे हैं, है ना। क्लासिफिकेशन यानी अलग अलग कैटेगरी में, ये उस पेड़ के पत्तियां हैं, ये दूसरे पेड़ की पत्तियां हैं, ये मैमल्स में आएगा, ये इसमें आएगा, ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो इस तरह की चीजें, या कैटेगराइजेशन भी आप इसको कह सकते हो, ये प्रोसेस स्किल्स में आती हैं। 4-5 मुख्य प्रोसेस स्किल्स हैं, मैंने जो मैराथन सेशन है ईवीएस के उसमें बताई हुई है आपको, ठीक है जी। तो फटाफट से बताओ क्या होगा सही उत्तर। भीम के जैसे एक येलो कलर का फूल हो सकता है, जबकि जो पत्तियां हैं वो ग्रीन ही होंगी, ठीक। तो भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है, इसका मतलब भीम ने क्या किया है। ये क्वेश्चन वो पूछ कब पाया, जब उसने ऑब्जर्व किया होगा, जब उसने आसपास ये चीज देखी होगी, अवलोकन किया होगा अपने ब्रेन में, उसने ऑब्जर्व किया, रिकॉर्ड किया कि भाई यार ये तो ग्रीन है पेड़, लेकिन इसके पौधे, इसका जो फूल है वो अलग रंग का आ रहा है, इसका मतलब उसने बहुत सारे पेड़ों को देखा होगा। ये प्रोसेस स्किल है एक। एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट उसने खुद से थोड़ी किया कि ये वाले पौधे से निकाल के देखता हूं कैसा निकलेगा, एक्सपेरिमेंट तो इसमें नहीं किया है। रेजिंग क्वेश्चंस, ये भी एक प्रोसेस स्किल है कि बच्चा क्वेश्चन पूछना जान रहा है, इसका मतलब थिंकिंग से रिलेटेड है, और प्रोसेस स्किल में थिंकिंग जो है आती है। इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, देखो तीनों का ऑप्शन है नहीं, और हम बी को, इसको ए को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। बिना ऑब्जर्वेशन के ना आप क्वेश्चन पूछ पाओगे, ना आप इंटरेक्ट कर पाओगे एनवायरमेंट के साथ, उसमें ऑब्जर्वेशन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन इज बेटर ऑप्शन और रेजिंग क्वेश्चंस इज बेटर ऑप्शन, तीनों साथ में नहीं जा सकते, इसलिए डी को हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा, चाहे ये गलत ना हो, फिर भी हम बेस्ट ऑप्शन ही चूज करेंगे, वो है ANC, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के पोल की तैयारी मैडम करेंगी ही। देखिए एक बड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जितना आप पढ़ पढ़ के करेंगे, प्रैक्टिस भी हम करेंगे इनफ। इन दी चैप्टर द प्लांट फेयरी ऑफ EVS क्लास 3। अब इसलिए EVS पढ़ना भी जरूरी है कि आपको पता तो तभी होगा ना जब ये क्वेश्चन भैया कहां से आया है, इसमें था क्या। दीदी इज सिटिंग इन अ गार्डन, तो दीदी जो है वो एक गार्डन में, एक बगीचे में बैठी हैं। शबनम सेड दैट दीदी इज सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, अब बगीचे में बैठी हैं तो मतलब घास पे भी बैठी होंगी, तब भी वो कह रहे हैं कि लिटिल प्लांट्स यानी छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं घास वाले, उस पर बैठी हुई हैं वो। टपलू आस्क्ड हिज टीचर डू वी किल ग्रास बाय वॉकिंग एंड सिटिंग ऑन इट। तो बच्चों के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, तीसरी कक्षा का बच्चा है भाई, कितना 9 साल का होगा, तो अब 8-9 साल का बच्चा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही। तो टपलू पूछता है, एक बच्चा है दूसरा क्लास में, डू वी किल ग्रास बाय वॉकिंग एंड सिटिंग ऑन इट, यानी हम जब बैठते हैं घास पे या चलते हैं तो क्या वो मर जाती है, ठीक है। लाइक वी किल एंड्स बाय वॉकिंग ओवर देम, यानी जैसे कि हम चींटियों के ऊपर अगर चल जाएंगे तो वो मर जाएंगी, इस तरह से क्या घास भी मर जाती है। व्हाट शुड द टीचर डू, अब इस सवाल का जवाब टीचर क्या दे, बच्चों को आपको एक्सप्लोर कराना है। पहला ऑप्शन है डिस्कस दैट ग्रास प्लांट कैन सर्वाइव इवन इफ लीव्स आर डैमेज्ड, यानी ये चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर भी जिंदा रहते हैं। रियली। Describe that the part of grass responsible for growth is safely located at base, यानी बेस में छिपी हुई है वो घास जिसकी वजह से वो जिंदा रहेंगे। सी ऑप्शन है टेक द स्टूडेंट्स टू गार्डन, मेक देम वॉक एंड सिट ऑन ग्रास एंड सी व्हाट हैपेंस, एक्सप्लेन दैट ग्रास इन द गार्डन ग्रोज बैक इवन आफ्टर इट इज बीन कट। डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, सबसे ज्यादा बच्चा कहां एक्टिव है, सी ऑप्शन में। ये सिंपल फंडा मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपके 90% क्वेश्चंस में कभी आप फंसेंगे नहीं जब आपको पता होगा यार बाकी ऑप्शन से ज्यादा एक्टिव बच्चा जिस ऑप्शन में होता है वो बेहतर ऑप्शन है बाकियों से। अगर बच्चे का नुकसान नहीं हो रहा, उसके चोट नहीं लग रही, उसको कुछ गलत केमिकल्स के वो प्रभाव में नहीं आ रहा, तो सबसे बेटर है कि बच्चा जिसमें सबसे खुद से इन्वॉल्व होगा वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। बाकी सब में खुद से नहीं देख पा रहा, वो खुद से ऑब्जर्व नहीं कर रहा, हम उसको सच में ले गए रियल सिनेरियो में, वास्तविकता से, लर्निंग बाय डूइंग, रियल लाइफ से सिखा रहे हैं और ऑब्जर्व करने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद चर्चा हो सकती है, पहले लेके गए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, फिर अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करेंगे, इससे भी तो प्रोसेस स्किल्स डेवलप होंगी। 5 क्वेश्चन और हैं। कविश, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, कविश एन EVS टीचर ऑफ क्लास 5, कक्षा 5 के टीचर हैं कविश, इंसिस्ट ऑन टीचिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस ट्रेवल, वो चाहते हैं कि बच्चे जो है स्पेस ट्रेवल के बारे में, अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जाने। यूजिंग क्रिएटिव एसे राइटिंग, वो चाहते हैं कि वो एक एसे राइटिंग, एक निबंध लेखन का प्रयोग करके बच्चे स्पेस ट्रेवल के बारे में जाने। आपकी जो NCERTs है इस लेवल की, उसमें सुनीता विलियम्स के बारे में भी कहानी है। कोई कह रहा घास मर जाती तो ठीक होता,
ईश्वर का साक्षात रूप हैं आप। देखिए, ही इज ट्राइंग टू, बताइए एक बार क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डेविएट स्टूडेंट्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग, यानी छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे राइटिंग करा के। बताइए नाथ। फिर आता है कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी एनकरेजिंग इमेजिनेशन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रचनात्मक चिंतन आता है, किससे, भिन्न सोच कह लीजिए या अपसारी चिंतन, यानी अलग अलग बच्चे अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे, कल्पना करेंगे और तब जाके अपना अपना एस्से लिखेंगे। एस्से राइटिंग पता है ना आपको, यूपीएससी तक एस्से राइटिंग कराता है। क्यों एस्से का पेपर है? क्यों? क्योंकि उसमें आपके जो ऑथेंटिक विचार हैं वो निकल के आएंगे। आप किसी चीज के बारे में क्या कल्पना करते हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है, अलग अलग दिशाओं में कैसे सोचते हैं, वो सब निकल करके आएगा वहां पे एस्से के थ्रू। तो ये एक अच्छी स्किल हुई, प्रोसेस स्किल हुई। प्रमोट बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, दुनिया के किसी पेपर में आपको ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच दिखे, इससे दूर भाग जाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ही चीजें हैं जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच से हम सिखाते हैं। जैसे कोई चीज है जो रेपिटेटिव है ना, उसको आप सिखा सकते हैं। याद करवानी हो तो रिवॉर्ड पनिशमेंट इसमें आता है। इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हम नहीं करते एजुकेशन सिस्टम में, कंस्ट्रक्टिविज्म का आज के समय में करते हैं क्योंकि ये रट्टाफिकेशन पे बेस्ड है। अवॉइड एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी एक्सपेरिमेंटेशन को आपको अवॉइड करना है, इसलिए आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं। ये रीजन नहीं हो सकता, आपको पॉजिटिव रीजंस ढूंढने हैं, आपको हर चीज में नेगेटिव नहीं ढूंढना है ना। तो ऐसे राइटिंग का क्या क्यों करा रहे हैं ऐसे राइटिंग? तो छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने के लिए, एकदम बकवास बात, कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने के लिए। अब यहां पे समझते हैं चीजें। टॉपिक क्या है? स्पेस ट्रैवल, अंतरिक्ष यात्रा। क्या स्पेस ट्रैवल कराने ले जा सकते हैं टीचर मजे से? है? अपनी सैलरी में मस्त ले जाएं, कोई बात नहीं है, ले जा सकते हैं। तुम लेके गई हो कई बार, देखो एक बार। तो स्पेस ट्रैवल करवाना इज नॉट इजी, ना तो ये कहेंगे सुगम है और ना ही ये सस्ता है, और खतरनाक तो है ही, और वो भी बच्चों के लिए। तो स्पेस ट्रैवल ऐसा टॉपिक है जिसमें आप फील्ड विजिट नहीं कराएंगे, जिसमें आप या तो मॉडल वगैरह का यूज करेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया जो है यहाँ पे वो हमारे पास ऑप्शन है ऐसे राइटिंग का, तो उस हिसाब से हम उसका प्रयोग करेंगे। तो सिर्फ बी ऑप्शन ही सही है, बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर, यानी बी ओनली। क्लियर है? समझ पा रहे हो? मूवी दिखा सकते थे, वो सब देख के बच्चा ऐसे राइटिंग करेगा, बाद में उसमें सब कुछ आ जाएगा ना। ऐसे जब वो लिखेगा, इसका मतलब जो भी उसने उसके बारे में जाना होगा, स्पेस के बारे में, वो सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए एक बार। वाइल प्रेजेंटिंग चैप्टर 3 क्या है? वाटर ओ वाटर, है ना, जल की बात हो रही है, पानी रे पानी। सीमा को रिलेटेड द लाइन्स ऑफ पोएम, यानी सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब बात की, और पोएम क्या है? व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड, यानी जब पानी से, जब जल जो है वो बाढ़ लाता है। विद द रीसेंट फ्लड्स इन गुजरात, जो गुजरात में रीसेंट फ्लड्स आए हैं, उत्तराखंड की बात हो सकती है। छुटकी आस्क्ड दैट व्हाई इज देयर फ्लड इन गुजरात एंड नॉट इन हर सिटी। मान लीजिए छुटकी रहती है दिल्ली में, और छुटकी पूछ रही है भाई गुजरात में क्यों बाढ़ आई हुई है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आई हुई, है ना। अब छुटकी को क्या पता, आई होगी तो दिखोगी थोड़ी यहाँ। दैट व्हाई इज देयर फ्लड इन गुजरात एंड नॉट इन हर सिटी। देखिएगा एक बार, छुटकी तो छुटकी है ना, बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, मजाक कर रही हूँ। देखो एक बार, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी सबसे एप्रोप्रिएट तरीका क्या होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्लासरूम मजा मत यार, ये लोग भी हंस रहे हैं उधर से। देखो क्या भाई तुम डिस्टर्ब करती हो। क्लासरूम डिस्कशन, यानी कक्षा में चर्चा करें इस बात पे, या फिर फोटोग्राफ्स दिखा दें बाढ़ की, वर्किंग मॉडल दिखाएं, या विजिट टू दी फ्लड एरिया। भैया बच्चे को खतरनाक जगह पे नहीं लेके जाना होता, ये कोई कुतुब मीनार नहीं है दिखाने ले गए, बाढ़ है, एक्चुअल बाढ़, बह जाएगा बच्चा, ठीक है ना। तो ऐसी खतरनाक जगह पे नहीं जाना होता, ना ऐसे खतरनाक केमिकल्स का एक्सपेरिमेंट कराना होता है। फील्ड विजिट उन जगहों की कराई जाती है जो सेफ हो, ठीक है ना। क्लासरूम डिस्कशन, यानी कक्षा में चर्चा हो सकती है, लेकिन क्या इससे बेहतर ऑप्शन है हमारे पास? फोटोग्राफ्स दिखा दें, चलो दिखा सकते हैं, चर्चा भी हो सकती है, लेकिन सबसे रियल जो वर्किंग मॉडल होगा, मतलब जो सबसे रियल टीचिंग लर्निंग एड होगा, वो होगा क्रियाशील मॉडल। वर्किंग मॉडल्स देखे ना आपने, जो जैसे हम 3D मॉडल बना के ले जाते थे, कुछ वर्किंग मॉडल्स होते हैं, उससे पता लगेगा कि भाई यहाँ हिमालयाज होते हैं, या पानी का यहाँ से, तो यहाँ पानी पहले आएगा, या बाढ़ आने की संभावना है, आप इस एरिया में रहते हो तो इसलिए आपके सामने बाढ़ नहीं प्रस्तुत होगी। तो इन दोनों ऑप्शन से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो पेडागोजी में हम कई बार चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपको 1 नंबर दिलाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव जो होगा बच्चा, या ज्यादा रियल लाइफ रिप्रेजेंटेशन वर्किंग मॉडल में नजर आएगा। मैंने इसमें एक पिक्चर भी लगाई थी यार आपको वर्किंग मॉडल समझाने के लिए, बट पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई, ये रही।
देखिएगा। तो वाटर वेल वर्किंग मॉडल, यानी जो कुएं हैं पानी के वो कैसे वर्क करते हैं, इसका एक वर्किंग मॉडल जो है प्रेजेंट किया गया है ना, एक छोटा सा उसका छोटा रूप एक तरह से। और यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे एक पुली का प्रयोग करके पानी को खींचा जा सकता है। इसी तरह से कोई और वर्किंग मॉडल हम यूज कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अगेन इसी चैप्टर से क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 3 क्वेश्चन और है इसके बाद। इन द चैप्टर वाटर ओ वाटर ऑफ ईवीएस क्लास 3rd अंकल गेव हिरन एंड छुटकी, हिरन ही है कुछ और नाम होगा यार इस बच्चे का, हिरेन, राइट। हाँ, उनका पता नहीं हिरन कैसे हो सकता है ना, एक तो हिंदी के नाम इंग्लिश में लिख के कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। हिरेन एंड छुटकी को एक मैंगो दिया अंकल ने, मैंगो पन्ना दिया, मैंगो नहीं दिया, मैंगो पन्ना लिक्विड होता है, पता है आपको मैंगो पन्ना, ठीक, मैंगो शेक मान लो आप। इन स्टील टम्बलर्स, एक स्टील के ग्लास में मैंगो शेक दिया, मैंगो पन्ना दिया, अलग होते हैं हालांकि दोनों। छुटकी आस्क्ड फॉर पन्ना ओनली इन अ ग्लास टम्बलर, छुटकी ने कहा मेरे को तो कांच के ग्लास में चाहिए, ये स्टील वाले में नहीं चाहिए। अंकल पोर्ड द पन्ना इन अ ग्लास टम्बलर, अब अंकल ने क्या किया, अंकल बेचारे लेकर के आए कांच का ग्लास, बच्चे हैं हमारे सरदर्द घर में, ये सोच करके, या बच्चे तो बच्चे होते हैं, और उन्होंने ग्लास वाले टम्बलर में डाल दिया वो, ठीक। छुटकी कंप्लेंड अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, राहुल चाय बना रहे हैं, आवाज आ रही है मेरे को, वो नहीं यूज कर सकता ये प्रॉपर ढक ढक ढक, मैं फील तो इसी में आता है वैसे। चलो चाय पियोगी ना तुम, चलिए, कॉफी किसी को पीनी थी, चाय पिलाएंगे, आ जाइए। अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, यानी अंकल आपने मेरे को पन्ना कम दिया है। अब छुटकी की नई शिकायत आ गई। अब छुटकी इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू पियाजेज लर्निंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसीलिए मैं कहती हूँ भैया सीडीपी जो है वो महत्वपूर्ण है, ये आपको हर सब्जेक्ट में काम आएगी। अब पियाजे का क्वेश्चन ईवीएस में भी डाल देते हैं, मैथ्स में भी डाल देते हैं एट टाइम्स, है ना, ठीक है। पोल एक क्वेश्चन आगे चल रहा है, अरे देखिए अब यहाँ पे एक चीज समझनी है हमें, छुटकी और हिरेन दो लोग थे, अगर सिर्फ छुटकी होती तो शायद छुटकी ये बात नहीं कहती। एक तरफ है, हिंदी में लिखते हैं आज छुटकी, ऐसे लिखते हैं ना छुटकी, तो छुटकी है एक तरफ, क्यूट लिटिल छुटकी, है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बाल बनाते हैं ना स्टीरियोटिपिकल वे में, तो ये छुटकी है। और इधर है हिरेन, ठीक है, इधर है क्या, हिरेन, हिरेन बेचारा जेंटलमैन हिरेन, छुटकी थोड़ी शैतान है ना, क्योंकि इसको अब अंकल ने क्या दिया, बीच में अंकल फंसे हुए हैं। अंकल ने एक स्टील के ग्लास में या स्टील टम्बलर में क्या दे दिया, आम पन्ना दे दिया, बराबर दिया होगा, दोनों ग्लास एक जैसे दिखते होंगे, किसको, छुटकी को भी और हिरेन को भी, ठीक है। छुटकी को बेचैनी हुई, छुटकी ने कहा अंकल अंकल स्टील ग्लास नहीं चाहिए मेरे को दे दो ग्लास में, यानी कांच के ग्लास में दो, स्टील में नहीं चाहिए। तो स्टील में नहीं चाहिए, अंकल गए उठ के और एक कांच का ग्लास लेकर के आए। अब कांच के ग्लास की शेप और साइज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, वो थोड़ा चौड़ा हो सकता है, वाइड हो सकता है ना। अब क्या आ गया, कांच का ग्लास हो गया, हालांकि ग्लास ऐसा नहीं होता, मेरी ड्राइंग को अगर आपने जज किया तो फिर तो क्या ही कहेंगे। अच्छा ये वाला ग्लास मैं बना देती हूँ, है ना, ठीक है ना, इतना ही बन पाएगा यार, इससे ज्यादा ग्लास नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये करना था, मग बना दूं, अरे वॉटेवर, ठीक है। इतनी ही ड्राइंग आती है मुझे, मेरे जीवन की सारी ड्राइंग यूज हो गई यहाँ। अगर हम कहें तो छुटकी को कांच के ग्लास में डाल करके दे दिया अंकल ने स्टील वाले से। अब छुटकी को दिख रहा है मेरे भाई के पास ज्यादा है, इसमें तो कम ही रह गया क्योंकि ये चौड़ा हो सकता है बर्तन। छुटकी को कंजर्वेशन की प्रॉब्लम है, डिसेंटर नहीं कर पा रही है छुटकी। और ये कौन सी उम्र में होता है ये कंजर्वेशन या ये वाला जो इशू है, ये होता है कि शेप और साइज के बदलने पे क्वांटिटी या वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये बात 7 से 11 वर्ष में समझ पाता है बच्चा, लेकिन छुटकी समझ नहीं पा रही। इसका मतलब छुटकी 2 से 7 वर्ष की उम्र में है। इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी 2 सब स्टेजेस भी कल ही आपको बताई थी, ठीक है। छुटकी और छुटकू देखो एक बार, तो आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज में छुटकी है अभी, क्योंकि अगर वो समझ पाती तो फिर ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता। ये डिसेंटर नहीं कर पा रही, वो कंजर्वेशन नहीं आता, इसलिए हो रहा है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि फॉर एन ईवीएस टीचर एट प्राइमरी लेवल, कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाला ईवीएस टीचर जहां पे बच्चों की उम्र 6 से 11 वर्ष है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज पॉसिबल, जहां पे विभिन्न बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से डील करने के लिए आप क्या करेंगे, बाय गिविंग इंडिविजुअल होम असाइनमेंट्स,
भैया सबको कह दो घर से काम करके लाना, हमसे तो डील हो ही नहीं पाएगा, ये सबसे खराब तरीका हो गया। एज इट इज एन इजी टास्क, कहेंगे कि आसान टास्क है इसलिए घर से ही कर लाना यार। बाय मेकिंग स्टूडेंट्स वर्क इन हेट्रोजेनस ग्रुप्स, अभी कल परसों बात हुई थी ना इस पे, यानी विषम समूहों में कार्यों को देंगे बच्चों को। बाय टीचिंग ऑल चैप्टर्स इन अ सिमिलर मैनर, जब बच्चे डिफरेंट हैं तो एक तरीका क्यों होगा सिखाने का, मल्टीपल वेज में सिखाइए किसी भी चीज को, किसी को एक्टिविटी कराइए, किसी को ऑडियो से कुछ सुनाइए, किसी को पिक्चर दिखाइए, है ना, डिफरेंट तरीके। पिक्चर मतलब मूवी नहीं, इमेज, ठीक है ना, फोटोग्राफ। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो सी ऑप्शन आप में से 68% लोग सही कह रहे हैं, यानी सी ओनली, यानी सी जो है इन सब ऑप्शंस में बेटर है। बाय मेकिंग स्टूडेंट्स वर्क इन हेट्रोजेनस ग्रुप। सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। निशा को घर भी छोड़ के आना है, क्या समय हो गया, 11 बज गए, ताला लग गया, बहुत बढ़िया बेटा। तुम आज मेरा ही खून पियोगी क्या, बोलो हाँ नहीं, अच्छा डेली पीती हो, मुझे लगा कहीं और का प्लान है तुम्हारा। देखो क्वेश्चन नंबर 29 मैं इसलिए वेट कर रही थी कि बोल दो हाँ, नहीं तो तुम फंस जाओगी। मैं इसके आगे का जोक मेरे पास तैयार था। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट से जवाब दो। 100% डेटा खत्म हो गया, जल्दी करो। अच्छा कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, क्या है, शमा एक बच्ची है, कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकती, विजुअली चैलेंज्ड है। हिज मदर, एक्सक्यूज मी, हर मदर होगा वैसे तो, हर मदर ब्रिंग, भाई शमा एक बेटा भी हो सकता है, मतलब बच्चा भी हो सकता है, मेल चाइल्ड भी हो सकता है, यहाँ पे मेल ही माने, शाम होगा या तो ये फिर इन्होंने कुछ गड़बड़ की हुई होगी। तो शाम या शमा एक बच्चा है और मेल चाइल्ड है, उसकी जो माता जी हैं वो उसको स्कूल लेके आती हैं हर दिन, बट ही डज नॉट लाइक कमिंग टू स्कूल, उसको स्कूल आना नहीं पसंद है। शी टेल्स हर मदर दैट, अब लड़की बन गई है, ये आपके पेपर में गड़बड़ हुई है नॉन लैंग्वेज की, बट कोई नहीं, आपको मतलब रखना है बात क्या कही जा रही है। बट ही डज नॉट लाइक टू कमिंग टू स्कूल, she tells her mother that she has no friends and does not understand what is taught in the class, कि ना तो उसके कोई दोस्त हैं और उसको समझ नहीं आता क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, यानी दृष्टि बाधित बच्ची है जो देख नहीं सकती, ब्लाइंड है। Which of the following would be most appropriate for Shama's teacher to do for her, यानी एज अ टीचर, आप शमा के टीचर हैं, आपको क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चे को इंक्लूड करना है। भाई आपकी क्लास में जीनियस बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी क्लास में विजुअली चैलेंज्ड बच्चा भी हो सकता है, स्पेशल नीड वाला बच्चा भी हो सकता है, एवरेज बच्चे भी होंगे, सबको इंक्लूड करना है, इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो ये समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन आपसे यहां भी पूछ लिया गया है। क्या करेंगे आप एज अ टीचर, क्या अप्रोप्रिएट है? पहला ऑप्शन है टॉक टू शमा एंड एक्सप्लेन दैट रीडिंग इज इंपॉर्टेंट टू हर। मतलब कितनी बेवकूफी भरी बात है, या तो आप रीडिंग की बात ही कर रहे हैं तो ब्रेल लिपि की बात करें जो लुई ब्रेल ने इजाद की थी। यहाँ पे रीडिंग करनी चाहिए शमा को, ये कहेंगे आप उसको, जिसको देखने में दिक्कत है, जो देख नहीं सकता बच्चा, उसको रीड करने के लिए कहेंगे, ये हो गई मूर्खता, ये गलत हो गया। टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, आस्क देम टू बी फ्रेंड शमा, यानी बच्चों से बात करके कहेंगे बेटा इससे दोस्ती करो, शमा से दोस्ती करो, चलो चलो। सी ऑप्शन है टुगेदर विद ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास प्लान अ प्ले विद शमा प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर शमा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाएंगे, यानी सभी विद्यार्थियों के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि भाई हम शमा को भी कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, बजाय कि ये कहने के कि शमा से दोस्ती करो। दोस्ती इंपोज थोड़ी कर सकते हो, जबरदस्ती थोड़ी करा दोगे दोस्ती। तो आप सभी बच्चों को इंक्लूड करोगे, एक प्लान बनाओगे कि बच्चा शमा को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। टॉक टू द टीचर्स, तो दोस्ती अपने आप हो जाएगी। टॉक टू द टीचर्स टू मेक श्योर दैट व्हाट इज टॉट इन द क्लास इज अंडरस्टूड बाय शमा, आप टीचर्स से भी बात करेंगे कि शमा का विशेष ध्यान रखा जाए, उसको इंक्लूड किया जाए, उसको भी चीजें समझ में आए, इस तरह से पढ़ाया जाए। तो सी और डी यहाँ सही है, जो कि सी ऑप्शन में है, यानी 60% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। समझ आ गया ना, ऊपर के दोनों ऑप्शंस बेटर नहीं थे और चारों हम इंक्लूड कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 30 है, आखिरी सवाल आज का, यूजिंग टेक्स्ट बुक्स एज अ रिसोर्स इन ईवीएस, यानी टेक्स्ट बुक क्या है, एक रिसोर्स है, और हम पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में टेक्स्ट बुक को, पाठ्य पुस्तक को जब एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा बताइए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का क्या प्रयोग होगा? देखिए, इज लेस इफेक्टिव इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल्स, यानी कि भैया जो प्रोसेस स्किल्स हैं, यानी थिंकिंग स्किल्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे बच्चे में बुक का इस्तेमाल करके। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्लूड एवरीवन, यानी सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा बुक्स के द्वारा। तो एक्टिविटी के द्वारा तो ज्यादा बेहतर हो सकता था ये, अगर एक्टिविटी करा देते तो ज्यादा सम्मिलित हो जाते, ग्रुप एक्टिविटी करा देते। प्रमोट्स कोऑपरेशन अमॉन्गेस्ट लर्नर्स, कोऑपरेशन भी ग्रुप एक्टिविटी से ही होता, ग्रुपिंग से कोऑपरेशन ज्यादा बेहतर होता किताब की बजाय। इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, हाँ भैया नेसेसरी है, नितांत आवश्यक है,
बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ टेक्स्ट बुक ही नेसेसरी है। तो बेटर ऑप्शन है प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है, यानी लेस इफेक्टिव इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल्स, यानी वो स्किल्स, ऑब्जर्वेशन की स्किल, आपकी इन्फरिंग की, निष्कर्ष पे पहुंचने की स्किल, आपकी क्लासिफिकेशन की चीजों को बांट कर पाएगा बच्चा जब उसको रियल लाइफ में दोगे चीजें, है ना, तो एक्टिविटी से बढ़ेंगी वो सब भी, ठीक। आपकी थिंकिंग स्किल्स, ये सब क्या है, ये आपकी एक्टिविटी से या रियल लाइफ एनवायरनमेंट में ले जाने से बच्चे की डेवलप होंगी, ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से। तो आपको ध्यान रखना है, एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कराना है, और टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्स इन द क्लासरूम, यानी पाठ्य पुस्तक कक्षा में बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन का रोल प्ले करती है, ना कि एकमात्र संसाधन का। यानी टेक्स्ट बुक इज नॉट द ओनली रिसोर्स इन द क्लासरूम, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक को सब कुछ या सर्वसर्वा नहीं बना लेना है, ऑलमाइटी नहीं है, वन ऑफ द रिसोर्सेज है। तो टेक्स्ट बुक का ज्यादा यूज अगर ईवीएस में करेंगे, जबकि ईवीएस में एक्टिविटी का यूज ज्यादा होना चाहिए, तो हमारी जो प्रोसेस स्किल्स है बच्चे की, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपेरिमेंटेशन हो, क्लासिफिकेशन हो, निष्कर्ष पे पहुंचना हो, इन्फरिंग हो, प्रेडिक्शन हो, वो नहीं ठीक से डेवलप हो पाएगी, ठीक है। अब बात सही है। हाँ देखो, कोई कह रहा है कि ओ माय गॉड पहले कोई आंसर नहीं दिया था सही, अब सब चेंज कर रहे हैं। हाँ, इसी को चीटिंग कहते हैं बीके सुगंधा। चलिए खैर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आज के सेशन में। 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के सारे आपके क्वेश्चंस थे, एक सेट पूरा कंप्लीट किया हमने। धन्यवाद। बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें जीवन में, ठीक है ना। कोई आपके साथ हो ना हो, आप अपने साथ होने जरूरी है, ठीक है ना।